बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज से हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इससे पहले हमने पीछे जितना भी हमने कैलकुलस पढ़ा है वहाँ हम अपने फंक्शन को इस शक्ल में रिप्रेजेंट करते थे, y एज ए फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, या x एज ए फंक्शन ऑफ y। यानी एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता था, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा डिपेंडेंट हो जाता था। तो इस तरह से हम अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और जब हम इनका ग्राफ स्केच करते थे तो हमारे पास एक प्लेन कर्व बनती थी। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम प्लेन कर्व को इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते रहे हैं। ये था एक्सप्लिसिट फंक्शन। फिर इस तरह हमने एक इम्प्लिसिट फंक्शन भी पढ़े जिसमें वेरिएबल मिक्स हो जाते थे। उसमें इक्वेशन इस टाइप की थी, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसमें ये था, या तो आप इम्प्लिसिटली फंक्शंस डिफाइंड है, चाहे y को फंक्शन ऑफ x बना लें या x को फंक्शन ऑफ y बना लें। बहरहाल ये जो इक्वेशन f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका भी जब हम ग्राफ बनाते तो वो प्लेन कर्व बनती थी। दूसरे लफ्ज़ों में प्लेन कर्व की हमने अब तक दो तरह की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी। एक ये एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन y एज ए फंक्शन ऑफ x और या x फंक्शन ऑफ y, और दूसरी इम्प्लिसिट जिसमें f फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन। इनमें देखें तो ऑल टुगेदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व थे। तो बाज़ रियल लाइफ में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको ऐसी कर्व्स आती हैं, हमें वाट्सअप पड़ता है, जिनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना निस्बतन मुश्किल होता है। उनके लिए एक और तीसरा तरीका जो कि बहुत आसान है, वो ये है कि आप एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें और उसको कहें पैरामीटर, और x और y ये जो है इन दोनों को आप डिपेंडेंट बना लें और उसको आप इंडिपेंडेंट बना लें। यानी x से आपका ये भी फंक्शन ऑफ t, उस तीसरे पैरामीटर वेरिएबल को आप t कह लें, x भी फंक्शन ऑफ t हो गया और y भी फंक्शन ऑफ t हो गया। तो इस t को हम पैरामीटर का नाम देते हैं, जिसकी वजह से हम इन इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनके जब आप ग्राफ स्केच करेंगे तो वो भी कर्व ही बनेगी। तो इस तरह से किसी प्लेन कर्व की ये एक तीसरी रिप्रेजेंटेशन है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक चौथा स्टाइल भी है, आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करें। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उनकी शक्ल में भी आप प्लेन कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पैरामीटर कर्व्स पर। कर्व्स डिफाइंड बाय पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो ये जो इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, ये y इक्वल टू जी ऑफ टी, हम इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और हम इनकी हेल्प से कर्व कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, फिर आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। मसला मेरे पास ये एक x फंक्शन ऑफ t है, ये किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, ये y फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। इसमें यह है, इन फंक्शन के लिए कुछ शराइत हैं कि ये फंक्शन जो हैं कैसे होने चाहिए। बज़ाहिर यहाँ फ़िलहाल कुछ शराइत उस तरह से नहीं दी हुई। बहरहाल ये हमारे पास ज़ाहिर है कि ये आपके पास ये डिफाइंड होंगे और पॉसिबली ये कंटिन्यूस भी होंगे। इसमें t जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो t के लिए आपको कोई इंटरवल दिया होगा, या फिर t अगर कुछ भी ना दिया हो तो उसका मतलब कोई t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फिर ऐसी सूरत में इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे। तो अब ये हमारे पास यूँ समझिए दो फंक्शन है, एक ये x एज ए फंक्शन ऑफ t, इसको आप f ऑफ t कह लें, y एज ए फंक्शन ऑफ t, इसको आप g ऑफ t कह सकते हैं। अब रहा मसला कि इन दो इक्वेशन से कर्व कैसे ट्रेस की जाती है, ये बात है। तो सबसे जैसे हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फिर डिपेंडेंट की वैल्यू। अब हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल हैं, तो हमारे टेबल में 3 आएंगे। हम पहले t की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं, जो वैल्यू t की लेंगे वो यहाँ डाल के x भी फाइंड कर लेंगे, y भी फाइंड कर लेंगे। मसलन चूँकि इसमें डोमेन स्पेसिफाई नहीं की हुई, हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो ये t की वैल्यूज़ नेगेटिव ऑफ 2 से लेकर 4 तक ली हुई हैं। अगर आप t नेगेटिव ऑफ 2 लेते हैं, यहाँ डालें तो ये x की वैल्यू 8 आती है, इसमें डालेंगे y की वैल्यू नेगेटिव 1 आती है। फिर t नेगेटिव 1 लें, यहाँ डालें तो x आपका 3 आता है, यहाँ डालें तो y आपका 0 आता है।
इस तरह से इन t की वैल्यूज़ के लिए आप x की वैल्यूज़ भी कंप्यूट कर लें और y की वैल्यूज़ भी कंप्यूट कर लें। ये आपका टेबल ऑफ वैल्यूज़ बन गया। अब है कि हमने ग्राफ कैसे स्केच करना है। तो ग्राफ के लिए आप ऐसे समझें कि चूँकि प्लेन कर्व जब हम बनाते हैं उस पर तो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं। तो एक तरह से हमारी कर्व आप ये समझ लें, कर्व का जो x कोऑर्डिनेट है वो ये है और कर्व का y कोऑर्डिनेट ये है, और यहाँ पर t जो है वो सिर्फ पहचान के लिए है। t की वैल्यूज़ जो हैं एज सच ग्राफ में इनके मैग्नीट्यूड का यूज़ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है कि ये पॉइंट वो है जिस पर t-2 है। जबकि पीछे जब हम y गोल्ड f(x) करते थे उसमें x की वैल्यूज़ को हम x एक्सिस पर प्लॉट करते थे, x एक्सिस के हिसाब से लेते थे, y वैल्यूज़ को हम y एक्सिस के हिसाब से लेते थे। यहाँ ये है कि t की वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर कोई लाइन नहीं खींची जिस पर हम t को लोकेट करें, अलबत्ता x और y को हम लोकेट करते हैं। तो अब तरीका बाकी कर्व स्केच करने का तरीक़ाकार वही है। मसलन जब आपने t-2 लिया, इस पर आपके पास x 8 है, y -1 है। आप ऐसे समझें कि आपका जो पॉइंट है प्लेन में जिसे आपने एक्स वाई प्लेन में लोकेट करना है वो पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट 8 होगा, y -1 होगा। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये फर्स्ट करें x = 8 है यहाँ पर, y नेगेटिव -1, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये पॉइंट है, फर्स्ट करें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8 और -1। तो ये आपने यहाँ उसे लोकेट कर लिया ये वाला। और अब पहचान के लिए सिर्फ यहाँ लगा दिया कि ये पॉइंट t = -2 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यानी इससे बना, या यूँ समझे कि इस पॉइंट पर t की वैल्यू -2 है। अब हम -1 ले लें, -1 पर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। अब बेसिकली अब आपका दूसरा पॉइंट है 3 0, अब आपने इसे लोकेट करना है। तो 3 0 आपके पास x3 ये आ गया और y 0 तो x एक्सिस के ऊपर आएगा, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। तो ये देखें t को आपने हमेशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लिखना है, छोटी से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ लेके जाना है। तो ये t की पहली वैल्यू के लिए पॉइंट बना, ये t की दूसरी वैल्यू के लिए पॉइंट बना। अब आप ये देखें कि t की दूसरी वैल्यू के लिए जो पॉइंट है ये इधर भी जा सकता था ना, तो इधर भी जा सकता था। तो बहरहाल जिस रुख पर अगला पॉइंट जाएगा तो पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ की जो डायरेक्शन है ये इस कर्व की डायरेक्शन कहलाती है और इसी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में t को बढ़ाते जाने से पॉइंट जिस रुख पर ट्रेस होते हैं वो रुख उस कर्व का पॉजिटिव रुख कहलाता है, मस्बत रुख कहलाता है, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है। इस तरह से ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए 0 0 पर x 0 y 1, तो ये पॉइंट आपका ये वाला आ गया, इस पर t की वैल्यू 0 है। फिर आप t1 ले लें, उस पर आपका ये पॉइंट आ गया, t2 के लिए आ गया, t3 के लिए, t4 के लिए। इस तरह से आपने तमाम टीज़ के लिए पॉइंट लोकेट कर लिए। जिस रुख पर आप उन्होंने स्केच प्लॉट की, जिस और तरतीब से उनको प्लॉट किया था उसी तरह से आप उनको ज्वाइन करते जाएं तो ये आपके पास एक कर्व ट्रेस हो जाती है, ठीक है। और यही जो डायरेक्शन है कर्व की ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाते हैं। हमेशा याद रखें जो पैरामीटर कर्व होता है ये ओरिएंटेड कर्व होती है, यानी इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है, डायरेक्टेड कर्व होती है, और डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में कर्व ट्रेस होता है, जैसे ये एरो से ज़ाहिर किया हुआ है, ये एरो देखें, ये एरो बेसिकली कर्व की डायरेक्शन को शो करते हैं। आप उल्टे रुख पर चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो पैरामीटर को बढ़ाने से कर्व जिस रुख पर ट्रेस हो वो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, यहाँ देखिए t की वैल्यूज़ में गैप 1 1, -2 से -1 1 का गैप है, -1 से 0 में भी 1 का गैप है, आगे भी 1 का, तो थ्रू आउट 1 1 का गैप है। लेकिन यहाँ देखें पॉइंट्स में फासला, -2 और -1 पर जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान फासला ज़्यादा है, -1 और 0 पर के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का फासला कम है। यहाँ और कम हो गया, यहाँ फिर बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ गया और बढ़ गया। तो t आपका गैप जो t का है वो 1 1 का ही है, लेकिन पॉइंट्स में फासला जो है वो कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, हम फिर इसे यूँ कहते हैं कि इस कर्व की जो पॉइंट की जो स्पीड है उसका कहते हैं कि यहाँ पर उसने यूनिट टाइम में गैप ज़्यादा है, इसको मतलब यहाँ उसने फासला तेज़ी से तय किया तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्पीड ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड कम होगी, यहाँ और कम होगी, तो यहाँ से आगे फिर बढ़नी शुरू हो गई, इस तरह से आगे बढ़नी शुरू हो गई। तो यूजुअली जो टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ स्पीड आमतौर पर स्लो होती है, तो स्लो होके टर्न लिया जाता है ना। तो बहरहाल यहाँ पर ये जो पॉइंट्स के दरमियान गैप है
ये आपको एक तरह से ये भी बताता है कि इस कर्व की जो स्पीड है वो कहाँ पे कम है और कहाँ पर, यानी अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा हो इस पाथ पर तो आप उसकी स्पीड बता सकते हैं, यानी t-2 पर यहाँ था, -1 पर यहाँ हो गया, 0 पर यहाँ आ गया, 1 पर यहाँ आ गया, इसका यहाँ पर वो तेज़ी से चला है, आगे स्लो होता गया, स्लो होता गया, ये मुड़ने के बाद फिर वो फास्ट होता गया। तो इस तरह से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसके डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। तो अब ये है कि अब ये कर्व बाहर आपके सामने पैराबोला बनी है। अब अगर आप जानना चाहें कि वाकई ये पैराबोला है या नहीं, अगर कर्व x इक्वल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल में या एक्स फंक्शन ऑफ वाई की शक्ल में हो, फिर तो आप पैराबोला पहचानते हैं। आपको पता है जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उससे ग्राफ पैराबोलिक कर्व बनती है। अब हम अगर ये जानना चाहें कि ये पैराबोलिक वाकई है या नहीं, कार्टेशियन यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में इसका फंक्शन बनाना चाहें, उसका तरीका ये कि आप टी को एलिमिनेट कर दें। एक ही इक्वेशन में से टी की वैल्यू निकालें, दूसरी में डाल दें। अगर आप इस पहले में से टी की वैल्यू निकालें, y-1 आएगी, वो इसमें डाल दें तो x आपका फंक्शन ऑफ y आ जाता है और ये x फंक्शन ऑफ y आपका ये बन गया। तो ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है। और आप जानते हैं जिस वेरिएबल में वो क्वाड्रेटिक होता है, जौन सा आपके पास वेरिएबल की वैल्यू यहाँ आती है उस एक्सेस के अलॉन्ग जो है ना वो पैराबोला ओपन होता है। अगर आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो देखें वो y एक्सेस के अलॉन्ग अगर पॉजिटिव मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ खुलता है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ खुलता है, लेकिन है अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सेस या नेगेटिव y एक्सेस। जब x फंक्शन ऑफ y हो और ये पैराबोला हो तो फिर ये खुलेगा अलॉन्ग x एक्सेस। यहाँ पर भी देखो तो हमारे पास ये पैराबोला अलॉन्ग x डायरेक्शन में खुल ओपन हो रहा है। तो बहरहाल ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके देख लिया कि वाकई ये पैराबोला बनता है। तो बहरहाल आपको ये सवाल आ सकता है कि किसी कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में और आपको कहा जाए कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, और ये भी आ सकता है कार्टेशियन फॉर्म में और आपको कहा जाए पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये दोनों काम हो सकते हैं। तो पीछे जो एग्जाम्पल थी उसमें पूरी रियल लाइन थी डोमेन। अब ये कि अगर टी को किसी इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, या आपने टी 0 से 4 के दरमियान लेना सिर्फ, और इक्वेशन ये वाली हैं, फिर आप टी 0 पर पहला पॉइंट बनाएंगे, फिर T1 T2 1 2 3 4 तक आप इस तरह से कर लें, 1 के गैप से या 0.5 के गैप से, वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल आप इसको 0 से लेके फिर 4 तक ही स्केच करेंगे, बाकी हिस्सा नहीं लेंगे, और इस इंटरवल में आपका कर्व ये बनती है। जब पैरामीटर के लिए फाइनाइट क्लोज इंटरवल हो, फिर जो पहला पॉइंट है वो इस कर्व के इनिशियल पॉइंट होता है और आखिरी पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट होता है। तो ये जनरल फॉर्म है कर्व के x इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, टी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो इस x की वैल्यू a पर लें या f की वैल्यू a पर लें, एफ ऑफ a ये x कोऑर्डिनेट है, g की वैल्यू a पर लें तो ये y कोऑर्डिनेट है। तो एफ ऑफ a और g ऑफ a ये इनिशियल पॉइंट हो गए, और इस b पर जब आप x और y की वैल्यूज़ लेंगे तो ये आपके पास टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने पैरामीटर कर्व्स की एग्जांपल देख ली, कॉन्सेप्ट ले लिया। अब इसकी जो शुरू में जनरल डेफिनेशन उस पर चले जाएं तो वो क्या बता रहा है, इमेजिन दैट फर्स्ट करें आप पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व सी शोन इन फिगर। कोई भी पार्टिकल ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, किसी भी तरह से मूव कर सकता है अलोंग द कर्व सी। तो क्या हम इस सी कर्व को इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं? तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन है, और फंक्शन का ग्राफ जो है उसमें जो है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करता है, जबकि ये वाला पाथ जो है ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास नहीं करता। अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूँ तो ये 3 जगहों पर इस कर्व को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये कर्व किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में अब जबकि ये ऐसे हमें पाथ इस तरह का चाहिए हो और हमारे पास इसको हम फंक्शन की शक्ल में नहीं ज़ाहिर कर सकते, फिर हम इसे कैसे ज़ाहिर करें? तो इसके ज़ाहिर करने के लिए या तो इसका तरीका ये कि इम्प्लिसिट इक्वेशन से इसे बनाया जाए, जैसे ये आपको आगे पहले बता चुका हूँ, या फिर इसका तरीका ये है कि इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा जाए। तो पैरामीट्रिक फॉर्म निस्बतन आसान होती है। इस तरह से अगर हम पेयर ऑफ इक्वेशन बना लें तो उसमें x अपने तौर पे वेरी करता है, y अपने तौर पे वेरी करता है, तो ऐसी सूरत में ये पाथ आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। और इसमें यह कि आपको एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है जिसे आप पैरामीटर कहते हैं। तो इस तरह ये जो इक्वेशन है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है। तो जैसे जैसे t वेरी करता है, x भी वेरी करता है अपने तौर पर, y अपने तौर पर वेरी करता है, तो उनसे आपके पेयर्स बनते जाते हैं, पॉइंट्स बनते जाते हैं, उनको आप लोकेट करते जाते हैं और आपकी कर्व ट्रेस होती जाती है, जैसे हमने एग्जांपल 1 में देखा है।
अब आप एग्जांपल 2 पे आ जाएं। अब उसने आपको पैरामीटर कर्व्स दे दी, इक्वेशंस दे दी हैं और पूछ रहा है बताओ कौन सी कर्व ट्रेस हो, किस तरह की कर्व बनेगी। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसका ग्राफ स्केच कर लें, उससे आपको आइडिया हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से टी को एलिमिनेट करके देख लें। तो कार्टेशियन फॉर्म में ले जाएं तो आमतौर पर कार्टेशियन फॉर्म में जो स्टैंडर्ड कर्व्स होती है उनकी इक्वेशंस आपको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कर्व जो है या ये इक्वेशन इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो मसलन यहाँ पर अगर आप इसको चूँकि कॉस और साइन है, टी एलिमिनेट करने के लिए आप जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, आप स्क्वायर लेके ऐड अप कर दें, आपका सेक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो ये बेसिकली आप जानते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और उसका रेडियस 1 हो। इट मीन्स कि ये जो इक्वेशंस हैं ये बेसिकली सर्कल की इक्वेशंस है, ठीक है, और जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस उसका 1 होगा। तो इसमें टी की वेरिएशन 0 से लेके 2 पाई तक है। तो ज़ाहिर है कि 0 से 2 पाई का मतलब कि एक चक्कर पूरा होगा। आप ऐसे समझिए यहाँ टी जो है वो एंगल को ज़ाहिर कर रहा है, जैसे एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा। आप जानते हैं जनरली जो सर्कल की इक्वेशन होती हैं वो होती है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। आर रेडियस होता है और थीटा एंगल होता है। तो यहाँ पर आपके पास आर की जगह 1 है, यहाँ भी 1 है। इस वजह से आपके पास जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस जो है वो 1 होगा और उसका एंगल ये थीटा 0 से 2 पाई। तो एक सर्कल मुकम्मल करने के लिए आपको 2 पाई की एंगल की वेरिएशन चाहिए होती है। लिहाजा ये इक्वेशन जब आप ऐसा ग्राफ ट्रेस करेंगे तो एक कंप्लीट एक सर्कल बनेगा। और अब बाकी अगर आपने इसे स्केच करना हो तो आप देख लें, मसलन टी को 0 रखें, यहाँ पर कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 0 ये वाला पॉइंट लोकेट हो जाएगा ये टी 0 के लिए। फिर आप टी को पाई बाई 3 ले लें, पाई बाई 6 ले लें, 30 डिग्री का ले लें, उस पर एक्स और वाई की वैल्यू लेके उसे लोकेट कर लें, 45 डिग्री ले लें, यानी पाई बाई 4 उससे लोकेट कर लें, पाई बाई 2 पर चले जाएँ, पाई बाई 2 पर एक्स 0 हो जाता है, वाई 1 हो जाता है, कॉस क्योंकि कॉस पाई बाई 2 0 है, साइन पाई बाई 2 1 है, आपका ये पॉइंट बन गया। इस तरह से आप अगले पॉइंट लोकेट करें, फिर जब आप उन्हें फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे ये आपका सर्कल बन जाएगा। आखिरी पॉइंट जब आप 2 पाई पर जाएंगे तो वो यही वाला पॉइंट दोबारा आ जाएगा, जहाँ से चले थे यानी वहाँ दोबारा पहुँच जाएंगे। और टी यहाँ पर आपके पास जैसे उसने ट्रायंगल से शो किया हुआ है, ये टी आपके पास ये वाला ये एंगल बनता है। बहरहाल अब आप एग्जांपल 3 पे चले जाएं। 3 में क्या है, अब वो पूछ रहा है कि बताएं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ देखें तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 2t है और वाई इक्वल टू कॉस 2t है। अब यहाँ पर भी आप देखें तो इसका जो इक्वेशन बनती है ये सेटिस्फाई सर्कल को ही करती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इसका मतलब ये है कि ये भी सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है। अलबत्ता यहाँ एक बात है कि जब आप एंगल टी को 0 से 2 पाई तक वेरी करेंगे तो चूँकि यहाँ एक्चुअल एंगल आपका 2t है, तो 2t जो है वो 0 से 4 पाई तक वेरी होगा, यानी t 0 से 2 पाई तक, लेकिन कॉस साइन के एंगल जो है वो 0 से 4 पाई तक। और 0 से 4 पाई का मतलब ये कि आपने 2 चक्कर काटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो सर्कल ही बनेगा, लेकिन सर्कल 2 दफ़ा ट्रेस होगा। रेडियस देखें, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर इसका भी 1 है। इसका मतलब ये है कि रेडियस उनके 1 1 ही रहेंगे, यानी यूनिट सर्कल बनेगा, लेकिन वो सर्कल 2 दफ़ा ट्रेस होगा। अब हम ये देखते हैं कि उसका रुख क्या होगा। तो अगर आप पीछे तो आप ये देखें, आप इसमें भी आप टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनानी है। आप देखेंगे यहाँ जब आप टी को 0 से 2 पाई तक वेरी करते हैं तो आपके पॉइंट इस रुख पर आते हैं और ये कहूँ यूँ ट्रेस होती है। लेकिन यहाँ आपने चूँकि साइन कॉस को बदल दिया है, एक्स के साथ कॉस आता था हमने एक्स को साइन बना दिया है, वाई के साथ साइन आता हमने कॉस बना दिया। लेकिन यहाँ जब आप टी की वैल्यूज़ डाल के एक्स और वाई कंप्यूट करेंगे, टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएंगे, यहाँ लोकेट करेंगे, तो आप देखेंगे कर्व जो है वो उल्टे डायरेक्शन में ट्रेस यानी क्लॉकवाइज ट्रेस होगी। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है जब आप टी 0 रखेंगे यहाँ पर तो साइन 0 0 तो एक्स 0 हो गया, कॉस 0 1 तो वाई 1 हो गया। इसका मतलब जो पहला पॉइंट है इसके इनिशियल पॉइंट कर्व का वो x 0 y 1 x 0 y 1 ये वाला है। इसका मतलब ये कर्व अब यहाँ से ट्रेस होनी शुरू होगी। और जब आप फॉर एग्जांपल अगर मैं अब t की जगह पाई बाई 4 ले लेता हूँ, मसलन पाई बाई 4 लूँगा तो ये 2t पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 1 होता है ना, कॉस पाई बाई 2 0 होता है। तो जब मैं t को पाई बाई 4 लूँगा
उस वक्त x1 हो जाएगा और y0 हो जाएगा, और x1 ये होता है और y0 x1 और y0 ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब जब मैं t को 0 से π/4 तक लाया हूँ तो कर्व मेरी यहाँ से यहाँ तक आई है। फिर जब मैं π/4 से π/2 तक लाऊंगा तो फिर यहाँ आएगी π/4। इस वजह से ये एंगल है डबल। तो वैसे तो हमारा ये एंगल 90 का बनता है ना, लेकिन 2t की वजह से हम 45 मूव वेरी करवाएंगे t को 45 डिग्री तक, तो 2t जो 90 डिग्री की वेरिएशन देगा। इस वजह से जब आपने t को 0 से π/4 तक वेरी किया तो 2t आपका 0 से π/2 तक वेरी कर जाएगा। लेकिन रुख जो है वो आपके पास जिस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं उससे ये लगता है कि कर्व के ट्रेस होने की डायरेक्शन ये वाली बनेगी। तो बहरहाल आप फर्दर आप इस t को फिर π/4 तक वेरी करवाएंगे तो आपके पास कर्व ट्रेस होकर यहाँ तक आ जाएगी। तो 0 से π/2 तक यहाँ, फिर 3π/4 तक यहाँ, फिर पाई तक यहाँ पर। तो 1 पाई तक एक सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर फर्दर पाई से आगे जाएंगे तो फिर ओवरलैपिंग, फिर दोबारा इसी के ऊपर ट्रेस होगा 1π/4, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरे पाई के मुकम्मल होने पे आप फिर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके पास कर्व ट्रेस हो जाती है। बहरहाल जो सिंपल कर्व और पैरामीटर कर्व इनमें क्या फ़र्क है, जो कर्व है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो पैरामीटर कर्व है इसमें पॉइंट्स होते हैं लेकिन उनकी ट्रेसिंग ख़ास डायरेक्शन में होती है, ख़ास तरीके से होती है। तो जो पैरामीटर कर्व है ये बेसिकली ओरिएंटेड कर्व है, यानी ओरिएंटेशन हम उसे देते हैं या दूसरे लफ्ज़ में हम उसे डायरेक्शन देते हैं। ओरिएंटेशन देने के बाद हम उसमें साइन की बात कर सकें, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर सकें। अब चौथी एग्जांपल देख लें। फाइंड पैरामीटर इक्वेशंस फॉर द सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर। अब उसने आपको बता दिया, एक सर्कल दिया है, कहते हैं इसकी पैरामीटर इक्वेशंस बनाएं। तो सर्कल की इक्वेशन जनरली आप जानते हैं कि x = r cos थीटा, y = r sin थीटा में तो और सेंटर ओरिजिन पर होता है। अब उसने सेंटर आपको h और k दे दिया है, आपके पास x क्या बन जाएगा h + r cos t, y = k + r sin t, और t की वेरिएशन 0 से लेके 2 पाई तक। ये जो आपका प्रीवियस नॉलेज है सर्कल वाला कि हम इससे सर्कल बनाते हैं x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, अब उसको यूज़ करेंगे। तो सेंटर जब उसने ओरिजिन के अलावा दे दिया तो इसका मतलब है कि आपने शिफ्ट देना है सेंटर को। उसने जो पॉइंट दिया है, सेंटर बनाया है, उस सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है ये h, इतना शिफ्ट आप x को दे दें, x में यहाँ h + r cos t कर दें, और जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है ये शिफ्ट आप यहाँ y में डाल दें, इसमें k + r sin t कर दें। तो बेसिकली आपने ये जो सेंटर था x = r cos t, y = r sin t, ये भी सर्कल ही है, इसका ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन पर है। जब आपने ओरिजिन उसका सेंटर चेंज किया है तो आप इसके सेंटर को, इसके x y इक्वेशन को सिर्फ शिफ्ट दे दें इस सेंटर के हिसाब से, यानी x वाली इक्वेशन में h ऐड कर दें, y वाले में k ऐड कर दें, और यही काम यहाँ पर किया हुआ है। इससे आपके पास ये इसकी पैरामीटर इक्वेशन, देखिए ये पैरामीटर है क्योंकि x एज ए फंक्शन ऑफ t है और y भी एज ए फंक्शन ऑफ t, यानी कर्व को आप दो फंक्शंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों फंक्शन जो फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर t हैं। अच्छा, इसी तरह से आप एग्जांपल 5 पे चले जाएं। स्केच द कर्व विद पैरामीटर इक्वेशन x इज sin t, y इज sin स्क्वायर t। तो यहाँ पर पहले तो ये देखना है, आप थोड़ा सा बेहतर ये है आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आइडिया हो जाएगा कि कर्व किस तरह की बन रही है। तो आप यहाँ से x आपका sin t है, दूसरे में इसमें t को एलिमिनेट करने के लिए दूसरे में y में भी सिर्फ sin t आ रहा है, sin t की जगह x लगा दें तो y = x² हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं ये पैराबोला है ना, इसका मतलब ये पैराबोला की पैरामीटर इक्वेशंस है। अब आपने ये अलग से याद रखना है कि सिंपल पैराबोला जो है y = x², उसके पैरामीटर इक्वेशंस क्या होती हैं, तो x = sin t एंड y = sin स्क्वायर t। ऐसे आप x = cos t और y = cos स्क्वायर t कर लें तो वो भी आपके पास पैराबोला की ही इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल इसमें यह है कि इसका मतलब कि हमारा जो एक्स वाई है इट विल मूव अलोंग द पैराबोला। तो ये आपके पास यानी ये कर्व बनती है और आपकी वेरिएशन जो है इसमें चूँकि y = x² की जब आप बात करते हैं आपका ये जो पैराबोला बनेगा तो बज़ाहिर इसमें x की वेरिएशन माइनस, चूँकि आपको पता है कि साइन फंक्शन जो है ना ये वेरी करता है सिर्फ -1 और 1 के दरमियान। आप t को जितना मर्जी वेरी कर लें साइन t -1 और 1 के दरमियान रहेगा।
इसका मतलब x की वैल्यूज़ भी -1 और 1 के दरमियान रहेंगी। इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ पैराबोला बनता है वो सिर्फ -1 और 1 के दरमियान रहेगा। यहाँ -1, हाँ ये लोकेशन आपकी x-1 है और ये लोकेशन आपकी x=1 है। अब मसला इसमें थोड़ा सा ये आता है कि आपके पास t पर तो कोई हद नहीं है, t तो -∞ से इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो फिर ये जबकि एक्स वाई में ये डोमेन फाइनाइट इंटरवल बन रहा है, तो क्या होगा जब आप t को वेरी करवाएंगे तो आप t को बढ़ाते चले जाएं। आप एक दफ़ा इससे इधर जाएंगे, फिर मज़ीद बढ़ाएंगे तो आप इधर से इधर आ जाएंगे, फिर मज़ीद बढ़ाएंगे तो इधर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इन दो पॉइंट्स के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहें। क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है साइन फंक्शन, उसे आप पैराबोला बना रहे हैं, जिसको आप इस पैराबोला को रिपीटेडली बनाते रहेंगे, एक इधर से उधर और उधर से इधर। तो ये इस तरह से, जैसे इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास कोई झूला है और वो इस पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है, तो उसका जो चूँकि उसमें आप बार बार उसी एक ही पाथ को रिपीट करवाते हैं, तो उसके जो ऑसिलेटरी मोशन है उसकी इक्वेशंस ये वाली बन जाएंगी। तो अच्छा, अब पैरामीट्रिक कर्व्स को स्केच करने का दूसरा तरीका एक ये भी होता है अपने अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि आप x=sin t का अलग ग्राफ बनाएं, y=sin² t का अलग ग्राफ बनाएं और फिर x y को जो इकट्ठा प्लॉट करना वो अलग बनाएं, यानी 3 ग्राफ बनाएं। उससे ये है कि आपके लिए इसको समझना निस्बतन आसान हो जाता है। तो यहाँ उसने आपको इसी तरह की बात की है। ये आपके पास बेसिकली x = ये उसने x cos t का ग्राफ बनाया। ये अब उसने एक और एग्जांपल लिया है। चले खैर, तो ये मसलन x cos t का ग्राफ अलग से बना लिया, y sin 2t का ग्राफ अलग से बना लिया और फिर दोनों को इकट्ठा प्लॉट इधर कर लिया। इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं कि आप x का ग्राफ अलग बनाने का आपको फ़ायदा ही है, आपको ये पता चल जाता है कि x की वेरिएशन क्या है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि x जो है ना वो इस लाइन यानी यहाँ से यहाँ के दरमियान रहेगा ना, ये है, यानी t को जितना भी वेरी करते रहें x आपका -1 और 1 के दरमियान रहेगा। y भी आपको उसी तरह से बता रहा है कि ये इस तरह से y भी आपका ऑसिलेटरी है। तो इसमें ये है कि आपके पास इसका पीरियड भी आ जाएगा, x कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है और y कितने इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो x ज़ाहिर है x 2π के बाद रिपीट करेगा और y जो पाई के बाद रिपीट, क्योंकि इसमें 2t है ना, 2t में जब आप t को पाई की वेरिएशन देंगे तो 2t 2π की वेरिएशन लेगा। कॉस साइन के पीरियड आप जानते हैं 2π है ना। तो इस तरह से ये आपके पास इनके ग्राफ बन जाते हैं और ये ग्राफ आप ग्राफिंग डिवाइस से भी बना सकते हैं। बहरहाल इसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट है साइक्लॉयड का, कि साइक्लॉयड एक बड़ा इम्पोर्टेंट कर्व है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। और साइक्लॉयड है क्या? साइक्लॉयड ये है कि आपके पास अगर एक व्हील हो, सर्कल हो, और उस सर्कल पर आप एक पॉइंट को लोकेट कर लें, निशान लगा लें किसी एक जगह पर, और उस सर्कल का आप रोल करें इस लाइन के ऊपर, तो वो जो पॉइंट आपने जिसको निशान लगाया था वो जैसे सर्कल रोल करेगा वो पॉइंट घूमेगा, तो वो पॉइंट एक पाथ ट्रेस करेगा, उस पाथ को साइक्लॉयड कहते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर उसने यहाँ से, जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इस सर्कल को पहले ओरिजिन पर रखा। आप ऐसे समझें कि मेरे पास ये है और ये मेरे पास एक सर्कल है। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं मानता हूँ, इसको मैंने निशान लगा लिया। अब ये सर्कल को जब आप इस इधर रोल करेंगे ये पॉइंट ऊपर को उठेगा। जैसे जैसे आप रोल करते जाएंगे तो ये जो पॉइंट है, जैसे देखें ना सर्कल जब रोल करेंगे तो ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर को आता जाएगा ना, सर्कल जब घूमेगा। तो जो नीचे वाला पॉइंट एक ख़ास फासले के बाद ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर टॉप पर आ, यानी आप एक जगह पर ऐसे पहुंचेंगे तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये आपका यानी ख़ास लोकेशन पर जाकर यहाँ पहले आएगा, उठेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो किसी जगह पर जाकर ये टॉप पर पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर जब मज़ीद रोल करें ये पॉइंट और आगे चला जाएगा
तो इस तरह से रोल करने से ये आगे चलता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपका साइकिल है, उसमें आपका निप्पल लगी हो तो जैसे आप हवा भरते हैं ना, आप एक दफ़ा उस पहिए को आप निप्पल को नीचे ज़मीन पर जहाँ पहिया लग रहा वहाँ रखें। अब जब आप उस पहिए को आगे रोल करेंगे तो निप्पल ऊपर को उठता है ना, और जब आधा चक्कर पूरा हो जाता है तो निप्पल टॉप पर चला जाता है, और जब अगला आधा चक्कर पूरा करेंगे तो निप्पल फिर बॉटम पर आ जाएगा। इस तरह से हर आधे चक्कर के बाद निप्पल जो है वो बॉटम से मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है, और फिर अगले आधे चक्कर आधे रोल में वो नीचे फिर बॉटम पर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने उस व्हील को रोल करवाया, पहले अगर उसका निप्पल यहाँ पर थी तो ये आधे चक्कर के बाद वो निप्पल यहाँ पर उनकी टॉप पर मैक्सिमम हाइट पर, और अगले आधे चक्कर के बाद फिर वो बॉटम पर आ जाती। तो इस तरह से आपके पास ये उसका एक साइकिल में ये वाला पाथ बनता है। तो जब आप दोबारा उसे रोल करो तो वो अपने पाथ को रिपीट करेगा। इस तरह से यही वाला पाथ बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये जो पाथ बन रहा है ये साइक्लॉयड कहलाता है, और देखिए ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसमें एक अहम बात एक ये है कि ये जो फासला है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये फासला कितना होना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि आप देखें जब आप ये निप्पल नीचे थी और आप साइकिल को रोल करवा रहे हैं तो रोल करने से यहाँ तक वो उतना ही फासला तय करेगा, जब दोबारा निप्पल नीचे आएगी उतना ही फासला तय करेगा जितनी इस पहिए की गोलाई है। अगर छोटा पहिया है उसका रेडियस कम है तो थोड़ा फासला तय करके निप्पल नीचे आ जाएगी। अगर पहिए का रेडियस बड़ा है तो जितना उसका उस हिसाब से उसका ये फासला होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, यानी 2πr बनेगा ये वाला फासला। ठीक है। तो बहरहाल अब ये है कि हमारे सामने चैलेंज ये है कि इस कर्व की पैरामीटर इक्वेशन बनानी है। तो क्या मतलब, इसमें पैरामीटर आपके पास एक, आप वो पैरामीटर हम यहाँ एंगल को बना सकते हैं। तो एक्स का भी फंक्शन ऑफ एंगल बनाना है और वाई को भी फंक्शन ऑफ एंगल बनाना है। तो इस तरह से बेसिकली आप यूँ समझ लें इस कर्व के किसी भी जनरल पॉइंट एक्स वाई है उसके एक्सप्रेशन डेवलप करने हैं। जो जनरल पॉइंट होंगे वो हर पॉइंट के लिए बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास ये एक जनरल आपके पास पहिया बनाया हुआ है। ये पॉइंट फर्ज करें पहले यहाँ पर था, अब ये थोड़ा सा पहिए को रोल किया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। तो फ़र्ज़ करें कि ये जो निप्पल थी उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ ट्रेस कर लिया है। और ये जो सर्कल है, अब आप इसमें एक बात नोट करें कि मुख्तलिफ लोकेशन पर सर्कल का जो सेंटर है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। मसलन ये है ना, तो सेंटर जो है वो एक ही हाइट पर रहता है। जहाँ मर्जी जितना मर्जी आप उसे रोल करें, सेंटर हमेशा स्ट्रेट लाइन पर रहेगा। और इसका जो नीचे ये लाइन है जिस पर आप रोल करवा रहे हैं, इससे ये फासला इसका रेडियस के बराबर ही रहेगा। यानी सेंटर की हाइट नीचे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से रेडियस के बराबर ही रहेगी। इस तरह से ये सर्कल रोल करता रहता है। तो अब आप यहाँ आ जाएं। अब इसलिए ये जो इसका सेंटर है उसके अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाने हों तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा रेडियस ही रहेगा। ये देखें वो आर ही रखा है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया जब ये पूरा चक्कर काटता है तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, जितना सर्कल की गोलाई है यानी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो दूसरे लफ्ज़ों में उसने जब ये पॉइंट यहाँ पर था तो जितना हिस्सा वो जितना रोल कर चुका है, जितनी लंबाई के बराबर, उतना उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। तो इस वजह से अब चूँकि जब ये पॉइंट यहाँ था, अब ये रोल होके जब ये यहाँ आया है तो जितना ये आर्क लेंथ बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आर्क लेंथ बेसिकली इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। इस सेंटर का ये जो सेंटर है ये इसने इतना, ज़ाहिर है जब आपके पास ये पॉइंट यहाँ पर था तो ये सेंटर पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर था। जब ये सर्कल ये पॉइंट नीचे था तो इसका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर था, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, वाई कोऑर्डिनेट इसका आर ही था। जब आपने इसने रोल किया है तो जितना आपने इसे रोल किया है उसके हिसाब से इसका, यानी जितना इसने ये आर्क लेंथ रोल हो के उठ चुकी है, इतना इसे उठ चुका है ना ज़मीन से, इसको मतलब इतना ये फासला इधर तय कर चुका है। तो जितनी ये आर्क लेंथ बनती है उस आर लेंथ के बराबर इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ है। इस वजह से अब चूँकि ये फासला आर है, रेडियस है, ये एंगल फ़र्ज़ करें थीटा है, तो इस ये वाला एंगल ना ये थीटा है। तो इस तरह से ये जो लंबाई है ये आपके पास आर थीटा होगी, आर्क लेंथ। तो फिर ओ से टी तक का जो फासला ये भी आर थीटा होगा, ये भी आर थीटा होगा।
इस वजह से सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका हमेशा आर थीटा रहेगा। तो ये तो बात होगी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की, कि सेंटर के कोऑर्डिनेट आर थीटा और आर हो गए। हमें बेसिकली ये जो पॉइंट है उसका चाहिए। तो ये पॉइंट जो है पहले यहाँ पर था, अब ये ऊपर को उठ रहा है और ये पाथ ट्रेस कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट देखें वो बेसिकली ये वाला है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली ये वाला है। तो अब हम इन पॉइंट्स को ये जहाँ इसका ये इसकी लोकेशन है इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, इसको हम क्यू कह देते हैं। ये नीचे ये वाला पॉइंट हमारा टी है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल बन जाती है। अब ये जो फासला x है इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये पूरा OT फासला, इसमें से आप ये PQ माइनस कर दें तो ये वाला फासला बन जाता है। ये तो ये एक्स कोऑर्डिनेट x क्या बनेगा, OT माइनस PQ। और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट आपका ये वाला, ये बेसिकली क्या होगा, ये पूरा ये बनेगा आपका T से लेके C तक और उसमें से QC माइनस कर दें, यानी पूरी हाइट में से CQ माइनस कर दें तो ये आपका y बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये TC माइनस QC ये y बन गया। अब हम देखते हैं OT क्या है। OT तो हम पहले बता चुके हैं, हमारा आर थीटा बनता है। ये आगे जो PQ है ये हम अगर ये राइट ट्रायंगल है, इसका ये हाइपोटेन्यूज r है, ये थीटा, तो ये आपका जो ये PQ फासले r साइन थीटा बनता है ना, और ये जो QC फासले r कॉस थीटा बनेगा। इस तरह से ये PQ r साइन थीटा, तो PQ मॉड की जगह आपने r साइन थीटा लगा दिया, फिर इसमें से r कॉमन ले लीजिए, बन गया y कोऑर्डिनेट QC हमारा r कॉस थीटा बनता है। तो ये यहाँ पर, और TC जो है हमारा TC पहले हम बता दीजिए रेडियस बनता है, ये r माइनस ये r कॉस थीटा, r कॉमन ले लिया तो ये चीज़ आ गई। ये जो x और y की वैल्यूज़ बनी हैं बेसिकली ये आपके पास देखिए ये फंक्शन ऑफ थीटा और r हैं, ये आपके पैरामीट्रिक इक्वेशन बनी। अब r तो हमारा चेंज नहीं होता है, लेकिन थीटा हमारा चेंज होता है जब वो रोल करता है, ये पॉइंट ऊपर मूव करता है, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है इसके साथ ये एंगल इसका चेंज होता है, और ये बिलाखिर 2π जब पूरा हो जाता है तो इसका रोल कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये हमारे पास जो इक्वेशन मैंने इनको दोबारा नीचे रीराइट कर लिया, x इक्वल टू r इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दीज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द साइक्लॉइड। इसमें थीटा r पे वेरी करता है, जितना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि इसका मतलब आप इसको रोल करते रहें पीछे के जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। इस वजह से इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है। तो यूँ हमारे पास साइक्लॉइड की इक्वेशन बन जाती है। तो ये साइक्लॉइड की इक्वेशन हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प देती है। तो साइक्लॉइड कर्व की रियल लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसमें गैलीलियो था जिसने सबसे पहले इसे स्टडी किया था साइक्लॉइड को, और उसने कहा कि जो पुलें हैं उनकी शेप साइक्लॉइड जैसी होनी चाहिए। इसके बाद फिर और भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आए। बर्नौली ने एक प्रॉब्लम, बल्कि ये एक प्रॉब्लम ये था कि अगर आपके पास मसलन ये एक पॉइंट A है और ये कोई दूसरा पॉइंट B नीचे है, अब आप यहाँ से फ़र्ज़ करें किसी बॉल को या किसी पार्टिकल को पहुँचाना चाहते A से B तक, तो A से B तक उसे पहुँचाने में कई पाथ हो सकते हैं। एक ये स्ट्रेट पाथ है, इसमें ये कर्व्ड पाथ है ना। अब एक ये है कि A B के आप ऐसे पाथ पे लेके जाएं कि जिसमें A और B की तरह फासला सबसे कम हो, तो वो आप जानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि आप ये कहो कि हमें ऐसा पाथ चाहिए जिसके अलॉन्ग जाने से पार्टिकल को A से B तक जाने में कम से कम टाइम लगे, यानी शॉर्टेस्ट टाइम में वो A से B तक चला जाए। जब लोगों ने इस पाथ को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि अगर ये पाथ साइक्लॉइड हो, साइक्लॉइड कर्व को उल्टा करके बना दिया जाए, तो अगर आप इसे साइक्लॉइड के ऊपर ये A और B पाए जाएं, तो फिर जब आप A से वो पार्टिकल नीचे आएगा तो B तक कम से कम टाइम में आएगा। जैसे आप ये तस्वीर का दाना होता है, अब आप एक धागा है और धागे को अगर आप साइक्लॉइड के पाथ के हिसाब से बेंड दे देते हैं, तो फिर हाइट से जब दाने को आप छोड़ेंगे तो B तक आने में उसको कम से कम टाइम लगेगा। अब इसमें एक बात समझने की है, तो इसमें आपको ये तजस्सुस हो सकता है कि ये फासला तो बढ़ गया साइक्लॉइड का, तो फिर टाइम कम कैसे लगता है। तो इसका वैसे तो आपको ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है।
मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ से जब आप पार्टिकल नीचे आएगा तो अगर आप उसे जितना वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो उस जल्दी से स्पीड अप होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तेज़ी से काइनेटिक एनर्जी में आएगी, तो उसको ज़्यादा स्पीड मिल जाएगी। जितनी स्पीड उसे यहाँ मिलेगी उसके हिसाब से यहाँ आएगा। अगर आप स्ट्रेट पाथ पे लाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्लोली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उसकी रफ्तार स्लो होगी, जिसकी वजह से अगर ठीक है फासला कम है लेकिन उसकी स्पीड स्लो होने से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जितना आप उसको यहाँ नीचे शार्पली फॉल करवाएंगे तो एकदम तेज़ी से स्पीड गेन करेगा, तो बाकी फासला फिर वो तेज़ रफ्तारी से पूरा कर लेगा। इस वजह से जो साइक्लॉइडल पाथ है उसमें उसको कम से कम टाइम लगता है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को ब्रेकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम कहते हैं, ये इसका नाम है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम पोज किया गया, ये प्रॉब्लम स्विस मैथमेटिशियन बर्नौली ने पोज किया था 1696 में। इसके बाद एक डच मैथमेटिशियन उसने एक प्रॉब्लम पोज किया कि वो कहता है कि आपके पास ऐसा पाथ कि आप एक जगह से इस पाथ के ऊपर किसी भी पॉइंट से बॉडी को फॉल करवाएं तो ये बॉटम है, ठीक है। आप चाहे उसे यहाँ से छोड़ें, यहाँ से छोड़ें, यहाँ से छोड़ें, तो बॉटम तक पहुँचने में उसे सेम टाइम लगे। चाहे आप उसे करीब से छोड़ें, चाहे आप उसे दूर से छोड़ें, उसे वहाँ जिस जगह से भी आप उसे छोड़ते हैं बॉटम तक आने में उसे कम से कम टाइम लगे। तो उसमें ये फाइंड किया, देखा गया कि ये पाथ बेसिकली साइक्लॉइडल कर्व है, उल्टी साइक्लॉइडल कर्व। इसके किसी भी पॉइंट से पार्टिकल को छोड़ेंगे तो बॉटम तक आने में उसे मिनिमम टाइम लगता है। वजह क्या है, ऊंचाई से छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है और तेज़ी से फासला तय करता है, नीचाई से छोड़ेंगे तो उसका स्पीड हल्की होती है। तो बहरहाल बॉटम तक पहुंचने में टाइम उसको उन ऐसे पार्टिकल्स को बराबर लगता है। यहीं से फिर लोगों ने अखज़ किया कि जो आपके वॉल क्लॉक होते हैं, जो पेंडुलम वाले क्लॉक हैं, लोगों ने ये प्रपोज किया कि उनका जो पाथ है वो साइक्लॉइडल होना चाहिए। अगर साइक्लॉइडल होगा तो कंप्लीट ऑसिलेशन में हमेशा उनको सेम टाइम लगा करेगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो स्विंग है पाथ उसका वो आर्क ये छोटा है या बड़ा, अगर वो साइक्लॉइडल है तो फिर वो हमेशा सेम टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। अब ज़ाहिर है अगर आप पहिया छोटे साइज़ का लेते हैं जिसका रेडियस कम हो तो उसका जो साइक्लॉइड बनेगा वो छोटी का आर्क बनेगी। अगर आप ऐसा साइकिल पहिया लेते हैं, व्हील लेते हैं जिसका रेडियस बड़ा है, उसको रोल करवाने से जो साइक्लॉइडल कर्व बनेगी ये बड़े साइज़ की बनेगी। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ साइज़ के साइक्लॉइडल कर्व्स ले सकते हैं। तो बहरहाल उनका ये था कि अगर आप साइक्लॉइडल कर्व यूज़ करते हैं क्लॉक के लिए तो चाहे आर्क छोटा हो या बड़ा हो टाइम सेम लगेगा। अब हम आते हैं फैमिलीज ऑफ पैरामीटर कर्व्स। तो जैसे आपके पास मसलन ये एक्स फंक्शन ऑफ कॉस टी, वाई फंक्शन ऑफ टेन टी प्लस साइन टी, लेकिन इसके अंदर देखिए ये एक ए आ गया है, ये ए एक पैरामीटर है। अगर आप ए को 1 रखें तो एक कर्व बनेगी, ए को 2 रखें दूसरी कर्व बनेगी, ए को मुख्तलिफ वैल्यूज़ देने से मुख्तलिफ कर्व्स बनती जाएंगी। तो इस तरह से ये जो चूँकि ए अगर आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर की तादाद बेशुमार होती है, इस वजह से ऐसी जो कर्व्स बनेंगी वो भी बेशुमार होगी। लेकिन चूँकि ये सारी कर्व्स एक ही टाइप की इक्वेशन से बने, सिर्फ एक पैरामीटर की वैल्यू बदलने से कर्व बदल रही है, इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि सारी कर्व्स एक फैमिली को बिलोंग करती हैं, क्योंकि इनके फंडामेंटल जो रिलेशन इक्वेशन है वो एक जैसी है, सिर्फ इस एक ही वैल्यू का फ़र्क होता है। तो इस तरह से हम फैमिलीज ऑफ पैरामीटर कर्व्स भी जनरेट कर सकते हैं। यानी हमारे पैरामीटर इक्वेशन के अंदर कोई पैरामीटर इन्वॉल्व हो तो उससे जो हमारे पास कर्व्स जनरेट होंगी वो पूरी एक फैमिली बनाती है। तो इस तरह से आपने इस टॉपिक में देख लिया कि हम पैरामीटर कर्व्स क्या होती हैं, उनको कैसे स्केच करते हैं और उनकी डायरेक्शन भी होती है, और एक ख़ास किस्म के पैरामीटर का हमने साइक्लॉइड उसकी इक्वेशन ड्राइव की हैं और फिर हमने उसकी एप्लीकेशन देखी हैं, और फिर आखिर में हमने देखा कि पैरामीटर का जो है अगर आप उसकी इक्वेशन में कोई पैरामीटर इन्वॉल्व कर दें तो इससे आप एक पूरी फैमिली जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी टाइप्स की, जैसे साइक्लॉइड की बात की है तो और भी लोगों ने इस तरह की कर्व्स बनाई हुई हैं, उनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। जैसे ये ऊपर ये वाली कर्व्स हैं, इनको कॉन्कॉर्ड्स ऑफ निकोमिडस कहते हैं। ये एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर निकोमिडस ने ये प्रपोज की थी। तो बहरहाल इसमें आप एक्सरसाइज में इस तरह की बहुत सारी कर्व्स देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।